जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के MRFA प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस से रफाल F4 वेरिएंट खरीदने की दिशा पर काम आगे चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC अक्टूबर 2025 में इस खरीद को मंजूरी दे सकती है, यानी कि इस महीने इसे मंजूरी दी जा सकती है और इसके बाद 2026 में भारत और फ्रांस के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता साइन होने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना को लगभग 90 एडवांस राफेल F4 फाइटर जेट्स मिल सकते हैं, जो मौजूदा स्क्वाड्रन की कमी को काफी हद तक पूरा करेंगे। मतलब साफ है कि अब राफाल के पक्ष में स्थिति साफ तौर पर झुकती हुई दिख रही है। भारतीय वायुसेना 90 राफेल F4 को सीधा G2G डील के तहत खरीदना चाहती है, ताकि फाइलों में फंसने की बजाय तेजी से डिलीवरी शुरू हो सके और इन एयरक्राफ्ट की सप्लाई 2028 से 2030 के बीच शुरू होने की उम्मीद है। F4 वेरिएंट में कई नई खूबियां हैं, जैसे कि इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, दूसरा इसका RBE-2A आईसरडार जिसमें नई क्षमताएं जोड़ी गई हैं, मिट्योर मिसाइल के साथ ही आएगा और साथ ही साथ इसमें भारत की अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। हालांकि राफाल F4 की कीमत प्रति विमान लगभग 120 से 140 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। 90 विमानों का सौदा लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक पहुंच सकता है, जो कि हमारे डिफेंस बजट पर प्रेशर डाल सकता है, खासकर कि तब जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बी प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि G2G डील के माध्यम से कीमतें 15 से 20% कम हो सकती हैं और ऑफसेट पॉलिसी के तहत लगभग 30% इन्वेस्टमेंट भारत में ही होगा। HAL और रिलायंस एरोस्पेस जैसी कंपनियों के माध्यम से ये सब हो सकता है। मतलब साफ है कि राफाल F4 इंडियन एयरफोर्स की मारक क्षमता को तुरंत बढ़ाने वाला कदम साबित हो सकता है। राफाल एक भरोसेमंद फाइटर जेट है और पहले से मौजूद सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, जिससे कि राफेल को चुनना यहाँ पर काफी जरूरी भी है। और ये फैसला दोस्तों भारत की डिफेंस पॉलिसी में एक और बड़ा फ्रेंच कनेक्शन जोड़ सकता है। वहीं दोस्तों, भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति देखी गई है। दरअसल भारतीय स्टार्टअप्स ने दुनिया के सबसे सस्ते फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV कामिकेजी ड्रोन्स डेवलप कर लिए हैं, जिनकी कीमत 33,000 रुपए से कम है और ये पूरी तरीके से देश में डिजाइन और बनाए गए हैं और भारतीय सेना में शामिल किए जा रहे हैं। ये उपलब्धि भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल को नई ऊंचाई देती है, जो साबित करती है कि भारत अब आधुनिक युद्ध के लिए आवश्यक अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम खुद बना सकता है, वो भी बेहद कम लागत में। दरअसल यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ सस्ते FPV ड्रोन्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया था और अब भारतीय कंपनियों ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। मतलब क्षमता भी वही है, लेकिन कीमत कम है और सटीकता ज्यादा है। ये ड्रोन कम दूरी पर सटीक हमला करने में सक्षम है, दुश्मन की चौकियां, बंकर, वाहनों या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। हाल ही में सेना के द्वारा जारी किया गया टेंडर, जिसमें कि 4 भारतीय कंपनियों ने शॉर्ट रेंज कामिकेजी ड्रोन्स के लिए बोली लगाई थी। इनमें इनसाइट FPV वेंचर प्राइवेट लिमिटेड ने L1 पर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। दोस्तों, इन कम लागत वाले ड्रोन्स का एक बड़ा फायदा मिलेगा, खासकर कि ये सस्ते हैं और इन्हें बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया जा सकता है। भारतीय डिजाइन और निर्माण है, जिससे कि हमारी विदेशी निर्भरता घटेगी। यहाँ पर एक चीज और जानने वाली है, हाल ही में इंडियन आर्मी की 720 यानी कि 720 FPV ड्रोन टेंडर में 32 कंपनियां टेक्निकल इवैल्यूएशन में फेल हुई, जो ये दिखाता है कि क्वालिटी, स्टैंडर्ड और स्केलेबिलिटी अब एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत की इनसाइट FPV, महर्षि इंडस्ट्री, D-Town रोबोटिक्स और एमोनिक सिस्टम जैसी कंपनियों की सफलता ये साबित करती है कि भारत अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में स्वदेशी नेतृत्व की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी मैक्स एरोस्पेस एंड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने अमेरिकी विमानन कंपनी बेल टेक्सट्रॉन इंक के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है और ये दोनों ही कंपनियां मिलकर रक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट रिकॉग्निसेंस एंड सर्विलांस हेलीकॉप्टर यानी कि RSH प्रोग्राम के लिए बोली लगाएंगी और इस साझेदारी के तहत बेल 407 GXI हेलीकॉप्टरों का असेंबली प्लांट नागपुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, जो कि मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप एक महत्वपूर्ण स्टेप है। RSH प्रोग्राम दोस्तों हाल ही में मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, जिसके लिए बाकायदा रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया था, जिसका उद्देश्य इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टर को बदलने के लिए 200 नए लाइट हेलीकॉप्टर की खरीद करना है, जिसमें कि 120 हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन कोर को दिए जाएंगे और 80 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को। इनका इस्तेमाल दिन रात की निगरानी, टोही मिशन, हल्के सैन्य परिवहन और टैक्टिकल अभियानों में किया जाएगा। बोली दाखिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 18 अक्टूबर 2025। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो बेल 407 GXI है, ये एडवांस गार्मिन 61000 HNXI एवियोनिक सिस्टम से लैस है। ये फ्यूल एफिशिएंट है और इसमें रखरखाव की लागत भी कम आती है, तेजी से उड़ान की क्षमता है। ये टोही और रिकॉग्निसेंस के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है एयरबस का H125, जिसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस साथ में मिलकर भारत में इसकी असेंबली लाइन लगा रहे हैं। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि भारत का RSH प्रोजेक्ट भारत के प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और इस साझेदारी में बाकायदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एम्प्लॉयमेंट को भी एक नई दिशा मिलेगी।
वहीं दोस्तों अजरबैजान की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल उनके टीवी चैनल कैप्सियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी कि सीबीसी ने स्टेल्थ फाइटर जेट की कंपटीशन पर एक बड़ा विश्लेषण जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रशिया का Su-57E 5th जनरेशन का जो स्टेल्थ फाइटर जेट है वो तकनीक, इंजन और युद्ध क्षमताओं के मामले में पाकिस्तान के संभावित चीनी निर्मित J-35A से काफी आगे है। और ये जो विश्लेषण है वो ऐसे वक्त पर आया है जब रशिया भारत को 114 Su-57E विमान बेचने का प्रस्ताव दे रहा है, जबकि पाकिस्तान J-35A खरीदने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ा चुका है। सीबीसी के जो डिफेंस संवाददाता हैं उन्होंने कहा कि ये केवल हार्डवेयर की बात नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रैटेजिक चाल है। Su-57E भारत की हवाई शक्ति को पूरी तरीके से नया बैलेंस देगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रशिया भारत को 15 से 20 अरब डॉलर के सौदे में Su-57E की पेशकश कर रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल असेंबली भी शामिल है। इवन पाकिस्तान की ओर से J-35A की खेप 2026 से आने वाली है और करीबन 40 विमान वो भी रियायती दर पर पाकिस्तान को दिए जाएंगे। सीबीसी की रिपोर्ट दोस्तों ये भी बताती है कि यहाँ पर J-35A, जिसमें कि चाइना का WS-13 या WS-21 टर्बोफैन इंजन है, वो असल में रशिया के पुराने RD-93 इंजन की कॉपी है और इन इंजनों का थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी 8:1 है, लेकिन इनकी विश्वसनीयता कमजोर है, बार बार ओवरहीटिंग, कम सुपर क्रूज क्षमता और सीमित ऑपरेशनल लाइफ है। इस मुकाबले में Su-57E का AL-41 इंजन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और भरोसेमंद है, बल्कि इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसी आधुनिक विशेषताएं हैं जो कि इसे अत्यधिक फुर्तीला भी बनाती है। और इसका मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल 1000 घंटे से अधिक है, जिससे रखरखाव की लागत कम और ऑपरेशन का समय ज़्यादा मिलता है। अजरबैजान की सीबीसी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत Su-57E को अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट के आने तक गैप फिलर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि AMCA का प्रोडक्शन 2035 तक खिसक गया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि भारत को इंतजार करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। Su-57E उस गैप को निर्णायक रूप से भर सकता है। वही दोस्तों भारतीय सेना अब ऐसे वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन लेने की योजना बना रही है जो 400 से 500 किलो तक का सामान उठा सके। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में किया जाएगा, जहां अभी तक ज्यादातर हेलीकॉप्टरों से सामान भेजा जाता है। सेना के सूत्रों के मुताबिक इन ड्रोन्स का मकसद जवानों की जान का जोखिम कम करना, खर्चा घटाना और खराब मौसम में भी सप्लाई बनाए रखना होगा, खास करके लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचे और कठिन इलाकों में। भारतीय सेना के अनुसार ऐसे ड्रोन्स उन इलाकों में मददगार होंगे जहां हेलीकॉप्टर पर दुश्मन की गोली चलने का खतरा रहता है। साथ ही इनके इस्तेमाल में खर्च भी काफी कम होगा। अभी भारतीय सेना के पास छोटे ड्रोन हैं जो कि 5 किलो से लेकर 250 किलो तक का सामान उठा सकते हैं, लेकिन अब सेना ऐसे बड़े ड्रोन चाहती है जो गोला बारूद, दवाइयां, राशन और उपकरण ऊंचे इलाकों में पहुंचाने का काम करे। यहाँ पर दोस्तों भारतीय स्टार्टअप जैसी सरला एविएशन पहले से ही ऐसे ड्रोन बना रहा है। उनका शौर्य मॉडल 680 किलो तक का सामान ले जा सकता है। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर की तरह सीधे उड़ान भरते हैं, लेकिन बिजली से चलते हैं, मतलब कम ईंधन खर्च, कम रखरखाव और ज्यादा भरोसेमंद। और ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ने की इनकी क्षमता ज्यादा होती है जहां हवा पतली होती है। सोलर चार्जिंग से दूर दराज के बेस पर भी ये चल सकते हैं। शोर भी कम करते हैं, जिससे कि दुश्मन की नजर से बच जाते हैं। सेना इन ड्रोन को मेक इन इंडिया परियोजना के तहत भारतीय कंपनियों से खरीदना चाहती है। संभावना है कि इसका टेंडर 2026 के बीच में जारी किया जाएगा। इनमें सभी मौसम में उड़ने की क्षमता और साइबर सुरक्षा यानी कि एंटी जैमिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ये है कि भारतीय सेना के लिए ये भारी वीटोल ड्रोन भविष्य की एक बड़ी छलांग है। वे जवानों की जान तो बचाएंगे, खर्चा भी घटाएंगे और कठिन इलाकों में लगातार सप्लाई भी सुनिश्चित करेंगे। ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की दिशा में एक और ठोस कदम है। वहीं दोस्तों आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक नया एयर टू सरफेस मिसाइल डेवलप कर रही है, जिसका नाम ध्रुवास्त्र बताया जा रहा है। इस मिसाइल में पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट और ब्लास्ट ऑब्लिक थर्मोबैरिक वॉरहेड ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यानी कि एक ही मिसाइल से अलग अलग तरीके के इफेक्ट हासिल किए जा सकते हैं। ध्रुवास्त्र का नाम पहले से ही हेलिना के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ARD का ये कोई नया ध्रुवास्त्र है। हो सकता है कि दोस्तों ये कोई पूरी तरह नई एयर टू सरफेस मिसाइल होगी, जो कि बस वही नाम दोहरा रही है। मतलब साफ है कि ARD का नया ध्रुवास्त्र अगर वाकई में PCB प्लस थर्मोबैरिक ऑप्शंस के साथ एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो ये भारत की एयर बेस्ड एंटी फोर्टिफिकेशन और बंकर बस्टिंग में बड़ा कदम होगा। फिलहाल मुख्य बात यह है कि क्या ये हेलिना फैमिली का एडवांस वेरिएंट है या पूरी तरीके का नया हथियार। अगले कुछ महीनों में होने वाले टेस्ट और DRDO ARD की आधिकारिक सूचनाएं ही ये बात क्लियर कर पाएंगी। नमस्कार, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है। दोनों ही देश 1600 माइल का बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में। दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स रहे हैं टेरिटरीज को लेके, सिक्योरिटीज़ को लेके। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कांधार क्षेत्र में सिविलियंस के ऊपर अटैक करा, जिसके एवज में रिटेलिएशन में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 2 सैन्य पोस्टों को गिराया। अफगानिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने अभी तक 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है।
और वहीं पे ही पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के 200 से ज़्यादा तालिबान सैनिकों को मार गिराया। बहरहाल इन दोनों देशों के बीच में हर किसी की नज़र अभी हिंदुस्तान के स्टैंड पे है कि हिंदुस्तान क्या स्टैंड रखता है। अगर मैं हिंदुस्तान के स्टैंड की बात करूं तो हमारा देश एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा था अफ़गानिस्तान के अंदर। इन्वेस्टमेंट थी मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके, एजुकेशन को लेके, ह्यूमैनिटीज़ को लेके, डेवलपमेंट को लेके। वहीं पे पाकिस्तान क्लेम करता है कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर टेररिज्म को बना रहा था। ये हर कोई जानता है कि टेररिज्म पाकिस्तान ही बनाता है। टेररिज्म का फादर, मदर जो भी है, इट इज़ द पाकिस्तान ओनली, एंड दे क्लेम दैट कि इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग द टेररिज्म। जनाब, आप पहले अपने घर को देखें, अपने लोगों को देखें और अपने इरादों को देखें। बहरहाल अगर इस सिचुएशन में अगर हिंदुस्तान किसी के साथ होगा तो जाहिर सी बात है वो अफगानिस्तान के साथ ही होगा। परंतु हमारा देश एक शांति बहाल देश भी है। अगर कहीं शांति प्रस्ताव या शांति को लेकर कोई बात होगी तो हमारा देश सबसे पहले आगे होगा। परंतु बात हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश के लोगों के लिए होगी, हमारे देश के खिलाफ होगी तो हिंदुस्तान कहीं भी पीछे नहीं हटेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। ये सिचुएशन जो चल रही है अभी, जो बनी हुई है, इस सिचुएशन पे भारत पूरी तरीके से अपनी पैनी नज़र बनाए बैठा हुआ है कि कहीं पे भी अफगानिस्तान को कोई भी ज़रूरत होगी, भारत पीछे नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। वहीं दोस्तों, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के पास नेवल स्टेशन भीमुनीपट्टनम में अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा त्रिनेत्रा का उद्घाटन किया। त्रिनेत्रा दोस्तों एक स्टैटिक फायरिंग टेस्ट सेंटर है जिसे खास तौर पर नेवल वेपन सिस्टम की जांच और परीक्षण के लिए बनाया गया। ये पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और विकसित किया गया, जिससे अब भारतीय नौसेना को विदेशी OEMs पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसका बड़ा फायदा ये मिलेगा कि मिसाइल, रॉकेट और अन्य हथियार प्रणालियों के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा सकता है और ये फैसिलिटी लाइफ एक्सटेंशन परीक्षणों में भी मदद करेगी, जिससे कि हथियारों की सेवा विधि और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी। और परीक्षण के दौरान जो महत्वपूर्ण डेटा और परफॉर्मेंस पैरामीटर का रिकॉर्ड है वो यहाँ पर किया जाएगा ताकि हर वेपन की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। इससे नौसेना की कॉम्बैट रेडीनेस और ऑपरेशनल क्षमता में जबरदस्त सुधार होगा। तो फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।